अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ये डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने बात की थी आइसोटोप के बारे में, तो आज हमने इंतहाई अहम जो टॉपिक है वो हमने स्टडी करना है इस चैप्टर का, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये इतना अहम है कि आपने एफएससी से आगे अगर बीएससी में और एमएससी में आप जाते हैं तो आपको ये लाजमी तौर पर मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनका हम वेट करते हैं, तो एटम जो है आपने अक्सर देखा होगा, यानी उसका जो मास होता है हम एएमयू में, तो ये इस तरह के नॉर्मल कोई बैलेंस नहीं होते, उनसे हम मेजर नहीं करते इनको। तो इनको मेजर करने के लिए हम ये वाला जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो एटम्स का मास मेजर करने के लिए। तो ये जो है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। कि डेफिनेशन से पहले आप ये दो चीज़ें याद करें कि ये किस लिए यूज़ होगा। एक तो रिलेटिव अबंडेंस, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होगा। यानी ये बताएगा कि आइसोटोप्स हैं, लेट्स सपोज किसी के 3 आइसोटोप हैं, तो इनमें से कौन से वाला आइसोटोप ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये बताएगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस। दूसरा उसका एग्जैक्ट मास बताएगा कि इस आइसोटोप का ये वाला मास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट अलोंग विद देयर रिलेटिव अबंडेंस। यानी ये क्या चीज़ हमारे लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किस लिए यूज़ होता है, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स के, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए और उनके मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए जो यूज़ होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो जैसा कि डेफिनेशन से आपको समझ आ गई कि ये हमारे लिए किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है कि ये एक नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स बताता है कि इस एलिमेंट के इतने आइसोटोप्स हैं, और दूसरा उसका एग्जैक्ट आइसोटोपिक मास बताता है कि उसका जो आइसोटोप का एग्जैक्ट मास क्या है, और दूसरा रिलेटिव अबंडेंस के बारे में ये हमें बताएगा। तो इसकी जो हैं 2 टाइप्स हैं, मेजर 2 टाइप्स। एक है एस्ट्रॉन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इनमें क्या डिफरेंस है? एस्ट्रॉन मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, ये एस्ट्रॉन ने इसको डिज़ाइन किया था, इस वजह से इसका नाम भी एस्ट्रॉन रखा गया। और ये किस लिए यूज़ होता है? यूज़ ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ उसलिए उन सब्सटेंस के लिए यूज़ होगा जो गैसियस फॉर्म में होंगे, यानी लिक्विड फॉर्म वाले या हमारे पास सॉलिड वालों के लिए ये यूज़ हम नहीं कर सकते, यानी ये इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद ये क्या होगा? सेपरेट आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ मास। यानी ये जो है आइसोटोप्स को डिफरेंशिएट करेगा, उनको सेपरेट करेगा किस बेस के ऊपर? उनके मास के लिहाज से। तो इसके बाद है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। वो किसने डिज़ाइन? डेम्स्टर ने किया था। ये जो है इट इज़ यूज़ फॉर सॉलिड सब्सटेंस। ये सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, और इसमें ये भी एक ख़ास बात है कि ये गैसियस सब्सटेंस जो हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में अगर सब्सटेंस हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। और ये जो है क्या करता है? सेपरेट आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ मास आवर चार्ज वैल्यू। यानी मास टू चार्ज वैल्यू जो है उसकी बेस पे ये आइसोटोप्स को क्या करता है? सेपरेट करता है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट और फाइन रिज़ल्ट इससे आते हैं। तो इसके बाद जो है इसको आपने 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, तो आपने इनका डिफरेंस ये याद रखना है। तो आपकी बुक में जो है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसका जो प्रिंसिपल, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं प्रिंसिपल मास स्पेक्ट्रोमीटर का, तो आपने वो कौन सा लिखना है? डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर का लिखना है, और उसका प्रिंसिपल जो है ये आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? द सब्सटेंस इज़ वेपोराइज्ड। सबसे पहले हम उस सब्सटेंस को जो कि हमारा लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होगा उसको हम वेपोराइज करेंगे, यानी गैसियस फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है? जब वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा देन हम उसको आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज किसके साथ करेंगे? विद हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास, याद रखें, कोई भी चीज़ हम आयोनाइज करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं? उसको गैसियस फॉर्म में ले आते हैं, और गैसियस फॉर्म में से हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन
को हम उसमें से गुजारते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो है गैशियस फॉर्म के भी वो साथ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाती है और वो आयोनाइज हो जाता है यानी पॉजिटिव आयंस में। तो ज़ाहिर सी बात है अब ये आयोनाइज हुआ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, तो हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉजिटिव आयंस जो हैं इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास और चार्ज वैल्यू। तो इसके बाद जो है वो जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे आयन कलेक्टर एक होता है, उसके ऊपर ये गिरेंगे और वहाँ पर वो करंट प्रोड्यूस करेंगे और उस करंट को हम एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड कर लेंगे कंप्यूटर के ऊपर, और वो जो है पीक्स की फॉर्म में हमारा कंप्यूटर जो है वो इसको शो कर देगा और इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा, जो कि अभी हम आगे फर्दर इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल, ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है, डेंसर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, तो इसके अंदर हम एग्जांपल के तौर पर एक हमारे पास सब्सटेंस है नियॉन, उसको डालते हैं। नियॉन जो है नोबल गैस है तो अब मैंने आपको पहले बात बताई थी कि डेंसर के लिए हम सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी, और गैसियस सब्सटेंस भी ले सकते हैं। अगर हम सॉलिड लेते हैं या लिक्विड तो पहले यहाँ पर एक और चैम्बर होता है जो कि आपकी बुक में शो नहीं किया गया, तो वो जो है यहाँ पर सब्सटेंस को किस में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको वेपोराइजेशन चैम्बर बोलते हैं। तो फिर जब वेपर्स बन जाते हैं, जैसे या हमारे पास डायरेक्ट कोई गैसियस सब्सटेंस हो जैसे नियॉन है, तो इसको हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंटर करवाते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर में इंटर करवाने से पहले जो इसका प्रेशर है वो बहुत हम लो कर देते हैं, यानी यहाँ पर वैल्यू मैंने लिखी हुई 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻7 टॉर तक, तो यानी इतना हम प्रेशर इसका लो कर देते हैं। प्रेशर इसका लो क्यों करते हैं, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे करीब ना हो, अलहदा हों, ताकि हमें उसको फर्दर जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रोसेस करने में ज़्यादा ईजी फील हो। तो हमारे पास जब ये इंटर हो जाएगा आयोनाइजेशन चैम्बर में, हम इसको इंटर करवाएंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से, फिलामेंट से निकल रही है। फिलामेंट में से कैसे निकलती है, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे जो बल्ब होते हैं तो इनके अंदर फिलामेंट होता है, जैसे ही हम पीछे से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं और बीम की फॉर्म में, जैसे रेड हॉट बल्ब जो होते हैं वहाँ पर। तो अब ये वाले जो हमने यहाँ पर इसको वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन की बीम निकली। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से गुजर के इस तरफ आए, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं। ये पॉजिटिव जो प्लेट है, ये पॉजिटिव मैंने साइन भी शो किए हुए हैं, ये इसको बिल्कुल सीधा जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। तो दरमियान से हमारा क्या गुजरता है, सब्सटेंस गुजरता है। जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में से हमारा सब्सटेंस गुजरेगा तो मैंने पहले बात की थी कि वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, यानी हमारे जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन की बीम टकराएगी और वो उसके इलेक्ट्रॉन भी खींच के ले जाएंगे और हमारा सब्सटेंस जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारा सब्सटेंस आयोनाइज हो गया यानी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सीलरेटर होगा। तो एक्सीलरेटर जो है वो क्या करेगा, इसको नेगेटिव ग्रिड भी बोलते हैं, ये इसका याद रखने, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की होती है। वोल्टेज जो होता है वो 500 to 2000 वोल्ट्स तक इसका होता है। तो ये इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींच लेगी, यानी आयन हमारा एक्सेलरेट हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें से हम गुजारने के बाद यहाँ पर हमने स्लिट्स लगाई होती हैं, यानी ये एक्चुअली मोनोक्रोमेटर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ जो पॉजिटिव आयंस हमारे हैं, इसको सिंगल बीम में ये क्या कर देती है, यानी पॉजिटिव आयंस को सिंगल बीम में ये कन्वर्ट कर देते हैं और एनालाइज़र के पास पहुंचा देते हैं। तो एनालाइज़र जो है इसका क्या फंक्शन होता है हमारे पास, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है, इसका दूसरा नाम सेपरेटर भी है। तो ये जो है इस हमारी बीम जो आ रही है पॉजिटिव आयंस की, इनको सर्कुलर पाथ में घुमा देता है और सर्कुलर पाथ में घुमाने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पर ये वाली जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारी, इसको क्या करता है, ये आयन कलेक्टर के ऊपर गिरा देता है। अब हमारे पास जो है, क्योंकि हमने नियॉन डाला था यहाँ से
और उस नियॉन के अंदर उसके तीनों आइसोटोप्स थे। आपको पता है नियॉन का आइसोटोप 20 होता है, एक होता है 21 और एक 22 वाला। अब तीनों थे और तीनों किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयंस में। अब जो है पॉजिटिव आयंस में हमने इनको सेपरेट करना है कि 20 वाला कौन सा है, 21 वाला कौन सा है और 22 वाला कौन सा है। तो इनको सेपरेट कौन कर रहा है, एनालाइज़र, क्योंकि वो इनको घुमा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है जिसका जितना मैस होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने वाले इस पे आयन कलेक्टर वाली साइड पे गिर जाएगा। तो हमारे पास जो आइसोटोप हैं जो कि अब पॉजिटिव आयन बने हुए हैं, 20 वाले वो यहाँ पर गिरेंगे, 21 वाले यहाँ पर और 22 वाले यहाँ पर। अब जब ये यहाँ पर गिरेंगे तो यहाँ पर ये क्या पैदा करेंगे, क्योंकि आयंस हैं तो ये थोड़ा सा एक माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे। जब ये यहाँ से करंट पैदा करेंगे तो हम इनका जो करंट है उसको क्या कर लेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे। अब वो एम्पलीफाई हो के रिकॉर्डर के अंदर आ जाएगा। अब रिकॉर्डर जो है वो क्या कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और वो एक हमारे पास क्या बना देता है, ग्राफ बना देता है। अब जिस आइसोटोप का करंट जितना ज़्यादा होगा ज़ाहिर सी बात है उसकी अबंडेंस उतनी ज़्यादा है। यानी हमारे पास जो सैंपल हमने लिया था नियॉन का, अब 20 वाला जो है इसके जो आपके पास क्या आ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा आयंस गिर रहे हैं, इट्स मीन कि इसकी अबंडेंस ज़्यादा है क्योंकि इसका करंट ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब 21 का जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है और यानी ना होने के बराबर। इसका मतलब है वो वाली अबंडेंस इसकी बहुत लो है और 22 की अबंडेंस जो होती है वो कुछ हद तक होती है, यानी 8.82 जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये ग्राफ बता देता है जो कंप्यूटर के ऊपर। ये ग्राफ जो है इसको स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं। ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये किसके दरमियान, मैस नंबर और हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान, यानी हमने एक्स एक्सेस पे मैस और वाई पे रिलेटिव अबंडेंस ली हुई है। तो ये 20 जो है ये 20 वाला आइसोटोप और ये 21 वाला और 22 वाला। अब इसकी पीक्स जो है हमारे पास 20 वाला आइसोटोप, इसकी पीक जो है वो कहाँ पर जा रही है, 19.92, यानी हमारे पास इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 90.92 तक पहुँच गई है और इसकी जो है वो 0.257 और इसकी जो है 8.82। तो ये हमें किसने बता दिया, जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वहाँ से हमें इसका पता चल गया। और दूसरा इसमें जो अहम चीज़ है वो मैस आवर ई रेशो जो है उसका हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक्चुअली हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो H2R2 ये वाला है। ये फार्मूला जो है मैस टू चार्ज रेशो के लिए हम यहाँ से H जो एक्चुअली है ये क्या होती है, हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो सर्कुलर पाथ है, इसका जो रेडियस है उसको हम R से जाहिर करते हैं। E से मुराद ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर जो ये फार्मूला हमें बता रहा है E और R जो है ये क्या है, आपस में डायरेक्ट रिलेशन है इनका। यानी अगर बाकी सारे कांस्टेंट और E को इधर ले आएँ तो E और R एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हम वो क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दें, तो जो हमारे पास इसका रेडियस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी वो जो आपके पास आयंस जहाँ पर वो गिर रहे हैं वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेंगे क्योंकि उनका रेडियस बढ़ गया है। तो यानी हमने मेंटेन करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी, ताकि उनका रेडियस जो है वो मेंटेन रहे। तो ये हमारे पास आ गया उसकी रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा, अब ये तो हमें बता दी उसने रिलेटिव अबंडेंस। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो इसका मैस मालूम करना था। तो इसका मैस किस तरह से मालूम करते हैं, वो होता है हमारे पास कार्बन का जो आइसोटोप है, आप ये जान चुके हैं, कार्बन C12। अब पहले हम क्या करेंगे, उसको इसके अंदर डालेंगे, उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पैदा होगा, उसको और जो जिसका हम क्या मैस मालूम कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे और हमें वहाँ से उसकी इलेक्ट्रिक करंट जो ये आयन कलेक्टर के ऊपर पैदा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा जो सैंपल है उसका मैस क्या है। यानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने मैस मालूम करने के लिए कार्बन का आइसोटोप क्या लेना है 12, उसको ऐसे ही गुजारना है, उसका जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा और जिसका हम मैस मालूम कर रहे हैं उसका करंट पैदा होगा। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है और हमारे पास उसका मैस जो है वो निकल आएगा। तो ये तो था हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर का फंक्शन। और इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स हैं यानी जिनके ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, यानी सेपरेट
कर सकते हैं इस तरह आइसोटोप्स को। जैसे हमारे पास थर्मल डिफ्यूजन हो गई, इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हो गया, गैशियस डिफ्यूजन हो गई, डिस्टिलेशन हो गई। इस तरह के प्रोसेस के थ्रू हम इनको क्या है आपस में सेपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं एक बार फिर 1 मिनट के अंदर सारा ये रिवाइज़ करूँगा। अगर आपका कोई कंसेप्ट रह गया तो दोबारा इस एक आखिरी मिनट में आप सारा ये सुन सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है हमने क्यों यूज़ किया था, ये हमारे पास क्या चीज़ बताता है, ये हमारे पास एग्जैक्ट मैस बताता है, दूसरा रिलेटिव अबंडेंस बताता है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एस्ट्रॉन और डेंस्टर। एस्ट्रॉन जो है ये किस लिए यूज़ होता है, गैसियस सब्सटेंस के लिए, और जो आपके पास डेंस्टर है ये सॉलिड के लिए यूजली यूज़ होता है, यानी इसमें गैसियस और लिक्विड भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका प्रिंसिपल था वो ये था कि जो सबसे पहले हमने सब्सटेंस को वेपोराइज करना है, देन आयोनाइज करना है, उसके बाद हमने उस पॉजिटिव आयंस जो हैं उनको M और E वैल्यू से हमने सेपरेट करना है, और हमने रिकॉर्डर जो है वो पीक बना देगा। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी। कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले जो है ये वेपोराइजेशन चैम्बर था हमारे पास, उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर था, वहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकली, पॉजिटिव आयन आ गए एक्सेलरेटर के पास, देन मोनोमैटर के पास, देन एनालाइज़र ने उनको सर्कुलर पाथ में आयन कलेक्टर के ऊपर गिरा दिया। तो वहाँ से रिकॉर्डर के ज़रिए हमने वो पीक्स ले लिए, और ये हमारे पास टोटल स्टोरी है आज के लेक्चर की। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको जो है आपने एक बार घर बैठ के इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है हाथ से। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि कोई इसमें पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको क्लियर ना हुआ हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर, और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो वो एक इंतहाई अहम लेक्चर है, लाजमी आपने उसको सुनना है। उसमें हम 1-2 एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।